अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन टाइप ऑफ मोशन है जिससे क्या मुराद है कि जब कोई बॉडी दायरे में हरकत करती है तो उसकी उस हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ, जिसने एक पत्थर धागे से आप बांध दें तो उसे घुमाएं तो उसकी मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो है उसको डिफ़ाइन करने के बाद हमने सबसे पहली बात जो यहाँ में डिस्कस करनी है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है? आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पहले से पढ़ा हुआ है, 9th में भी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हम करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। सिंपल डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम करते हैं। इसी तरह वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो तो सर्कुलर मोशन में हम उसकी बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो सर्कुलर मोशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है? बॉडी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर्कल में मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन में फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, और उसने एंगल जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो बन रहे हैं ना, मैंने लाइन ड्रा कर दी है जो सेंटर के साथ मिला रही है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी मूव कर रही है तो जो एंगल चेंज हुआ है, जो एंगल कवर किया उसने डेल्टा थीटा है। तो ये जो एंगल है ना, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि बॉडी दायरे में हरकत करते हुए जो एंगल बनाती है दो पॉइंट्स पोजीशंस के दरमियान। अब यहाँ पे जब बॉडी, इस केस में जो उसका प्लेन ऑफ रोटेशन है वो एक्स वाई प्लेन, एक्स जी प्लेन में बॉडी घूम रही है। प्लेन कहते हैं सरफेस, की बॉडी जिस सरफेस में घूम रही है वो एक्स जी प्लेन है, और वाई एक्सिस जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये जो पेन है ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ जो राइट लेफ्ट साइड पे है, ऊपर वाला वाई है, और ये येलो जो है ये जी एक्सिस है। अब बॉडी यूं घूम रही है तो एक्स जी एक्सिस का प्लेन ऑफ रोटेशन है कि जिस सरफेस में बॉडी घूम रही है वो सरफेस एक्स जी एक्स, दो एक्स और जी एक्स के दरमियान पाए जा रहे हैं, यानी उसे हम एक्स जी प्लेन में कह रहे हैं बॉडी घूम रही है। और ये ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है इसके गिर्द बॉडी घूम रही है, तो उस वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस का मतलब होता है लाइन। तो जिस लाइन के गिर्द बॉडी घूम रही है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी यूं घूम रही होती तो हमने कहना बॉडी एक्स वाई प्लेन में घूम रही है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना था? जी एक्सिस। और अगर बॉडी यूं घूम रही होती तो बॉडी वाई जी प्लेन में घूमनी थी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना था? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जिन दो एक्सिस के दरमियान बॉडी घूमती है वो प्लेन ऑफ रोटेशन बनाती हैं, यानी सरफेस वो बनाती हैं जिस पे बॉडी घूमती है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है जो बॉडी बनाती है, सबटेंड मतलब बनाती है एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस इन गिवन टाइम। सर्कमफेरेंस कहते हैं दायरे की जो बाउंड्री है, तो सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो दायरे के सरफेस पे दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मूव कर रही है, बाउंड्री पे दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मूव करते हुए जो एंगल बनाती है एट द सेंटर, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए, वेक्टर होती है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब बड़ी वैल्यू थीटा के लिए क्यों नहीं होती, इसकी रीज़न मैं वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये पेपर में नहीं पूछते ना, आपकी बुक में बताया है। अब देखें, जब बॉडी फर्ज किया पॉइंट ए से बी तक मूव कर रही है तो उसने सेंटर में एंगल थीटा बनाया है। अब ये एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, जो आपने 9th चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा मैथ के। अब यहाँ पे देखें थीटा वेक्टर कब होगा? जब आर्क लेंथ वेक्टर होगी। अब आर्क लेंथ वेक्टर कब होगी? जब वो बिल्कुल सीधी होगी। और आर्क लेंथ बिल्कुल सीधी कब होगी? जब पॉइंट ए बी के करीब होगा। और जब ये पॉइंट ए बी के करीब होगा तो फिर थीटा भी क्या हो जाएगा? स्मॉल। अगर पॉइंट ए बी से दूर चला जाएगा तो आर्क लेंथ तो कर्व हो जाएगी, और कर्व वेक्टर नहीं होता, वेक्टर हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट। तो ये वैसे कोई पूछे तो आपने ये बताना है। दूसरी रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटर वैल्यू थीटा पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होल्ड नहीं करता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, इसकी जो हमारे पास जो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है कैसे होल्ड नहीं करता, ये फिजिकली मैं आपको करके क्लास में बताऊंगा जब आप लोग क्लास में आएंगे। तो वैसे नॉलेज के लिए आपको दो रीजंस पता होने चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं वेक्टर फॉर ग्रेटर वैल्यू थीटा। इसका यूनिट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, फिर ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियन। इसका ऐसा यूनिट है, बाकी इसका यूनिट डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन भी है, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, इसका पता होना चाहिए। अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ, हम निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। वो किस तरह? ग्रैस्प एक्सल रोटेशन इन योर राइट हैंड। एक्सल रोटेशन को अपने राइट हैंड में होल्ड करें और जिस तरह बॉडी घूम रही है वैसे उंगलियां घुमाएं
तो थंब जो है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमेशा अलोंग एक्स रोटेशन ही आती है। क्या आप देखें फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, तो वाई एक्सिस को आप अपने हाथ में होल्ड करें अगर, और अपनी उंगलियां घुमाएं आप, यानी कि एक्स एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है, और अपनी उंगलियां वैसे ही आप घुमाएं वाई एक्सिस को अपने हाथ में होल्ड करके, तो आपका थंब किधर आ रहा है, अपवर्ड, यानी कि लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी लॉन्ग एक्सिस रोटेशन। लेकिन अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती तो फिर आपने अपनी अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूमती तो आपने जब अपनी उंगलियां क्लॉकवाइज घुमानी थी, फिर थंब डाउनवर्ड आना है, यानी कि फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में डायरेक्शन होगी। समझ आइए, डायरेक्शन हमेशा लॉन्ग एक्स रोटेशन होगी। पॉजिटिव डायरेक्शन कब आएगी, जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और नेगेटिव डायरेक्शन कब आती है, जब बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है। ये आप लिख लेना, ये बुक पे लिखा भी हुआ है, 2 ग्रीन बॉक्स के सेंटर में के दरमियान में लिखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब डायरेक्शन आती है उसकी, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, और नेगेटिव कब आती है, बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करे। इस तरह अभी मैंने बताया कि अगर वाई प्लेन एक्स जी प्लेन में बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो पॉजिटिव जी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नेगेटिव जी डायरेक्शन। इसी तरह अगर वाई जी प्लेन में बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी तो डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये राइट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए। क्लियर। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसकी डायरेक्शन निकालने का भी तरीका यही है, वो भी अलोंग एक्सिस रोटेशन ही होती है। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। क्लियर। अब हमने ये प्रूव करना है इस टॉपिक में से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। इसके लिए देखें डायग्राम आपने बनानी है पहले। फॉर एग्जांपल बॉडी पॉइंट ए से बी तक मूव कर रही है, ये इसका रेडियस है सर्कल का, और ये आर्क लेंथ एल कवर हो रही है, यानी डिस्टेंस अलोंग सर्कमफेरेंस एल कवर हो रही है। अब यहाँ पे एंगल थीटा जो है कि लेट अ बॉडी मूविंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बाय सबटेंडिंग एंगल थीटा एट सेंटर, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर हो रहा है। मैं थीटा को यहाँ पे आर्क लेंथ ओवर रेडियस लिखूंगा। आर्क लेंथ यहाँ पे एल के इक्वल है, रेडियस यहाँ पे आर, और इस फॉर्मूले से आपको जो एंगल मिलेगा वो एस आई यूनिट में मिलेगा, यानी कि रेडियन में। अब अगर बॉडी अपनी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मैं यहाँ पे आर्क लेंथ को 2 पाई आर के बराबर कह दूंगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अपनी पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर आएगी, और आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है मैथ में। तो एल की जगह 2 पाई आर पुट कर दूंगा, आर से घट जाएगा 2 पाई रेडियन, यानी कि 1 रेवोल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होता है। अब आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन को हम डिग्री में 360 डिग्री लिख सकते हैं। 1 पूरा एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है, तो मैं 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री के बराबर कर दूंगा, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन रेडियन में 2 पाई रेडियन के बराबर है और डिग्री में 360 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में फिर इक्वल ही होंगे ना। जिस तरह ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो डायरेक्ट क्या है, तो ए बराबर है सी के। तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर सिर्फ 1 रेडियन रह जाएगा। 360 2 पाई, पाई की जगह 3.14 पुट करो, 6.28, दोनों को डिवाइड किया, 57.3 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल है। अगर कहें 2 रेडियन किसके बराबर है तो आपने कहना है 114.6 डिग्री के इक्वल है। 3 कहते हैं तो 3 को 57.3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये प्रूव है, ये बुक में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। एस इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ को एस से भी डिनोट कर देते हैं बाज़ का, एल से भी, यहाँ पे एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे बॉडी पॉइंट ए से बी तक मूव कर रही है, आर्क लेंथ एस है, रेडियस आर है सर्कल का, और ये थीटा सेंटर पे एंगल बन रहा है। कैलेटा बॉडी मूविंग अलोन सर्कमफेरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड, यहाँ पे बी लिखना है आपने, बाय सबटेंडिंग एंगल थीटा एट सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। तो थीटा को आर्क लेंथ और रेडियस लिखते हैं, यही बताया था आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब आर्क लेंथ की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ और रेडियस की जगह स्मॉल आर, ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो बस ये प्रूव हो गया। छोटा सा प्रूव है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं, सारी बातें जो मैंने बताई आपको पता हो। अब कुछ मैं कन्वर्जेंस आपको सिखा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज कि एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर पूछूँ कि 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो डिग्री से अगर रेडियन में जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 180 से कट जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन आंसर। ये आप मैथ में पढ़ चुके हैं। और मुझे कैसे पता चला कि मैंने डिग्रीज में रेडियन में जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह कि देखें 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब 360 इधर आके डिवाइड कर दो, सिर्फ 1 रह जाएगा। देखो 360 को मैं 1 ज़रा 360 लिख सकता हूँ, 360 इस तरफ आके डिवाइड हुआ, 2 पाई को 360 से काट के 180 कर देगा, यानी 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। तो 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जिस तरह एक
बेड या एक टेबल की प्राइस 1000 है तो 5 की क्या होगी 5000। डेफिनेटली 1 रेडियन की अगर इतनी है तो 30 रेडियन की 1 डिग्री की इतने रेडियन है तो 30 डिग्री की कितने रेडियन होगी, 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पाई बाय 4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो आप देखें 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, तो रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, पाई बाय 180 उधर जाकर क्या हो जाएगा 180 ओवर पाई, यानी कि 1 रेडियन 180 ओवर पाई डिग्री के बराबर है, जिसे मैं 57.3 डिग्री भी लिख सकता हूँ, पाई की जगह 3.14 पुट करके डिवाइड करके। तो पता ही चला अगर मैंने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे भी यही काम किया तो आंसर आ गया 45 डिग्री। अब रेवोल्यूशन से रेडियन में कैसे जाते हैं ये मैं सिखा रहा हूँ। 1/2 रेवोल्यूशन अगर आपसे मैं कहता हूँ कितने रेडियन के बराबर है, तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 से घट जाएगा तो पाई रेडियन आंसर आ जाएगा। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। और अगर 1 रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना हो 2 पाई इधर आके डिवाइड होगा, यानी से रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना हो तो 2 पाई पे डिवाइड, जिस तरह इधर मैं बता रहा हूँ पाई बाय 8 रेडियन कितने रेवोल्यूशन के बराबर है, इसको मैंने 2 पाई से डिवाइड किया, यानी 1/2 पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई से घट जाएगा, 1/16 रेवोल्यूशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये MCQ आपको पता होना चाहिए, जो भी इससे रेलिवेंट पूछें तो आपने करना है, मैं आपसे इस बारे में डिस्कशन भी करूँगा। अब डिग्री से रेवोल्यूशन में कैसे जाते हैं, तो एक बार 360 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन के बराबर हम लिखते हैं, तो 1 डिग्री आ जाएगी 1/360 रेवोल्यूशन, इसलिए 60 डिग्री से रेवोल्यूशन में जाना हो तो 1/360 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/6 रेवोल्यूशन। और अगर रेवोल्यूशन से डिग्री में जाना हो तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर है, तो 5 रेवोल्यूशन होंगी तो 5 को 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 1/4 रेवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर है, 360 से मल्टीप्लाई किया तो 4 360 से काट के क्या कर देगा 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सारे MCQs को भी बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने, इससे रेलेवेंट कोई भी आए तो आपको आना चाहिए। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।